हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है, लास्ट टाइम आपको बताया गया था सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी के लोगों का आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। इससे पहले कि हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानें, हमें ये बात याद रखनी है कि वो किस नस्ल से संबंधित थे। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ नस्ल से संबंध रखते थे। द्रविड़ नस्ल के लोग, उनकी जो फिजिक हुआ करती थी, छोटा कद, काला रंग, घुंघराले बाल इत्यादि। तो सिंधु घाटी के लोग, उनका जो आर्थिक जीवन, सबसे पहले हम उनके आर्थिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। आर्थिक जीवन तो आप जानते ही हो। आर्थिक जीवन अर्थात अर्थ संबंधित जो हमारा सिस्टम होता है। अर्थ मीन्स धन संबंधित, जिसमें धन का लेन देन होता है या धन से धन का उपयोग किया जाता है। धन से संबंधित कोई भी वस्तु है जिसमें व्यापार, उत्पादन, क्रय विक्रय, ये सब चीज़ें आर्थिक जीवन में जो है वो मानी जाती हैं। सिंधु घाटी के लोग, उनका जो आर्थिक जीवन था उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी, उसकी जो विशेषताएं थी, उनमें सबसे पहले ये कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था। कृषि यानी खेतीबाड़ी। क्योंकि सिंधु घाटी नदियों के सिंधु नदी और पंजाब की 5 नदियों की जो उपजाऊ भूमि है उसके आसपास इसका अधिकतर क्षेत्र बसा हुआ था, तो नेचुरली था कि ये सारा क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। यहाँ सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं थी। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो बाढ़ के पानी को बांध बनाकर सिंचाई के काम में लाते थे। उस समय कृषि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्रों के बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर यंत्र जो थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, तो हज़ारों साल बीत जाने पर वो नष्ट हो चुके हैं। उस समय बैल के मुहरों पर किए गए रेखांकन और पक्की मिट्टी की जो मूर्तियाँ हमें मिली हैं, इस ओर इशारा करते हैं कि खेतों को जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। पुरातत्वविदों ने मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप जो हैं वो भी अवशेषों में खोजे हैं। वे इस बात का प्रमाण थे कि खेतों की जुताई के लिए हलों का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश जो क्षेत्र था हड़प्पा की सभ्यता का वो अर्ध शुष्क था, अतः खेती के लिए सिंचाई की बहुत आवश्यकता थी। अफगानिस्तान में शोरतू घई नामक स्थल से हमें नहरों, पंजाब और सिंध के क्षेत्रों से हमें कुओं, और धोलावीरा जो गुजरात में है वहाँ पर तालाबों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनसे पता चलता है कि उस समय सिंचाई के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों से यह स्पष्ट होता है कि गेहूं, जौ उस समय की प्रमुख फसलें थी। इसके अलावा दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल के भी हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपज कपास थी। इससे कपड़ा तैयार किया जाता था और हड़प्पा की कपास सारे संसार में बहुत प्रसिद्ध थी। ये तो थी कृषि। कृषि के साथ एक और व्यवसाय संबंधित है और वो है पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य दूसरा व्यवसाय था वो पशुपालन था। साक्ष्यों के अनुसार लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, सूअर, कुत्ता, ऊंट, हाथी इत्यादि पालते थे। ये पशु हड़प्पा लोगों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इनसे वो दूध, मांस, ऊन तो प्राप्त करते ही थे, साथ में भार ढोने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सूअरों से दूध, ऊन, मांस प्राप्त किया जाता था। बड़े जानवर जैसे बैल, ऊंट, गधा, हाथी भार ढोने के और छकड़े खींचने के प्रयोग में लाए जाते थे, बैलगाड़ी टाइप। कुत्ते घर की रखवाली तथा शिकार के लिए रखे जाते थे। इसके अलावा लोग
बिल्लियाँ, मोर, हिरण, बतखें, खरगोश, मुर्गे और तोते भी पाला करते थे और उन्हें अनेक जंगली जानवरों जिसमें चीता, शेर, रीछ, गैंडे ये इनका भी उनको ज्ञान था। लेकिन यहाँ एक विशेष बात जो आपने याद रखनी है कि हमें कोई घोड़े का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, किसी भी तरह से घोड़े का कहीं भी वर्णन नहीं मिला। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि शायद हड़प्पा के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि वो लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे, तो वो पशु है घोड़ा। ये बात आपने नहीं भूलनी है। पशुपालन के अलावा उद्योग कैसे थे उनके, इंडस्ट्रीज कैसी थी। लोग नगरों में रहते थे, उद्योग होना स्वाभाविक सी बात है। हड़प्पा घाटी में कपास बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी, इस कारण कपड़ा उद्योग बहुत फूल फल रहा था। हड़प्पा के लोग बुनने, रंगने, सिलाई करने, कढ़ाई का काम करने में बहुत निपुण थे। ऊनी वस्त्र भी बनाते थे। इसके अलावा सोने, चांदी, तांबे इन धातुओं का भी उनको ज्ञान था। यहाँ एक और विशेष बात जो आपने याद रखनी है कि जिस धातु के बारे में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं और वो धातु है लोहा, अर्थात सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा के लोग लोहे की धातु के बारे में अनभिज्ञ थे, यानी उसके बारे में वो नहीं जानते थे, तो उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। बहुत से लोग बर्तन बनाने का कार्य करते थे और बर्तनों में अलग अलग के आकार और चित्रकारी विशेष रूप से की जाती थी। छकड़े बनाने, भवनों का फर्नीचर बनाने, खिलौने बनाने, इस तरह के उद्योग बहुत विकसित थे। आभूषण बनाने, हाथी दांत मूर्तियों के तथा भवन बनाने इत्यादि के जो कलाएं थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी। अब है अगला, व्यापार तथा वाणिज्य किस प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार और वाणिज्य काफ़ी उन्नत था। वे देश और विदेश अनेक क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे और अपने उत्पादों को उनका निर्यात भी करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा और उसकी तांबा जो धातु थी वो भी उनको राजस्थान से प्राप्त की जाती थी, मिलती थी। राजस्थान की खेतड़ी जो खाने थी वहाँ मन के वो गुजरात से प्राप्त करते थे। सोना दक्षिण भारत से आता था और मूल्यवान पत्थर कश्मीर तथा अफगानिस्तान से मंगवाए जाते थे। विदेशों से उनका व्यापार विशेष रूप से मगान, जिसको आजकल ओमान कहा जाता है, दिलमुन जिसको आजकल बहरीन कहा जाता है, तथा मेसोपोटामिया जिसको आजकल इराक के नाम से जाना जाता है, इन देशों के साथ होता था। विदेशों से सोना, चांदी, तांबा, श्रृंगार की वस्तुएं और मूल्यवान पत्थर आयात किए जाते थे, यानी बाहर से मंगवाए जाते थे, जबकि सूती कपड़ा, आभूषण, मोती, हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात की जाती थी, यानी दूसरे देशों को भेजी जाती थी। इसके अलावा लंगूर, बंदर, मोर इनका भी निर्यात किया जाता था। व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से होता था। देश के भीतरी भागों में जो व्यापार था वो मुख्यतः स्थल मार्ग से किया जाता था। बैलगाड़ी सामान ढोने का मुख्य साधन था। कुल मिलाकर के उनका जीवन, आर्थिक जीवन जो था बहुत ही समृद्ध था। इसके अलावा एक और चीज़ आर्थिक जीवन में आपने समझनी है और वो है तोल तथा माप, यानी तोलने और मापने की विधि के बारे में वो जानते थे कि नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार की सुविधा के लिए तोल तथा माप प्रणाली भी प्रचलित की थी। खुदाई के दौरान हमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे बाट यानी बट्टे प्राप्त हुए। ये विभिन्न आकारों तथा वजन वाले हैं। इनमें से कुछ तो इतने बड़े हैं जिन्हें रस्सी के सहारे ऊपर उठाया जाता होगा, जबकि इनको मतलब भारी सामान को तोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। जबकि कुछ इतने छोटे बाट हैं जिनका प्रयोग आभूषणों और मनकों को तोलने में किया जाता था। बाटों के अतिरिक्त हमें हड़प्पा स्थलों से धातु की तराजू तथा पैमाने भी मिले। पैमानों का प्रयोग वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता था। तो कुल मिलाकर के संक्षेप में हमें ये याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी उन्नत था। अब हम उनके धर्म के बारे में जानते हैं। धर्म कैसा था उनका? जो हमें साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनका जो धर्म था वो प्राचीन हिंदू धर्म का जो प्राचीनतम रूप है वो था। जैसे
देवी माँ की पूजा करते थे वो। बहुत सारी मूर्तियाँ, मोहरें, ताबीज़ जो खुदाई के दौरान मिले हैं, जिसमें देवी या शक्ति की मूर्तियों की आकृतियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। देवी माँ को शक्ति का प्रतीक वो लोग मानते थे, और आज भी हम लोग देवी को दुर्गा, लक्ष्मी या अन्य रूपों में आज भी हम पूजते हैं। इसके अलावा उनके प्रमुख देवी देवताओं में एक और नाम है शिव। शिव की पूजा प्रचलित थी, यानी लोगों में शिव की पूजा का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। शिव को एक योगी की मुद्रा में, मतलब वहाँ पर एक साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है, जिसमें वो योगी की मुद्रा में समाधि लगाए हुए बैठे हुए। शिव की इस मुद्रा में एक लंबे सींगों वाला एक मुकुट उन्होंने पहना हुआ है। उनके चारों तरफ जानवर बैठे हुए हैं, जिनमें दाईं ओर हाथी और शेर तथा बाईं ओर गैंडा और सांड बिठाए गए हैं। उनके सिंहासन के नीचे हिरण खड़े हुए हैं। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि यह योगी जो हैं वो कोई और नहीं बल्कि पशुपति हैं। और आज हम पशुपति किनको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। उन्हें त्रिमुखी यानी 3 मुंहों वाला बनाया गया है, और पशुओं का स्वामी यानी पशुपति या योगेश्वर यानी योगेश्वर यानी योगियों का स्वामी के नाम से उनका वो प्रतीक जो है वो बनाए गए हैं। यानी शिव की पूजा हुआ करती थी। शिव की पूजा लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में भी उस समय प्रचलित थी। यानी लिंग और योनि की पूजा भी वो लोग करते थे, जो आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है। पशुओं तथा वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। बहुत सारे पशुओं की पूजा की जाती थी, जैसे हाथी की, गैंडे, चीते, सांड, भैंसे। इनकी बहुत सारी आकृतियाँ हमें मिली हैं, इनको पवित्र माना जाता था। बहुत सारे वृक्षों की भी पूजा की जाती थी, जिसमें पीपल प्रमुख है। तो इसके अलावा वो बहुत सारे उनके विश्वास, धार्मिक विश्वास थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें जो पत्थर और छल्ले मिले हैं, यानी उस समय के लोग पत्थर की या अन्य धातुओं की क्या कहते हैं, मूर्तियाँ बना करके मूर्ति पूजा करते थे। कुल मिलाकर के यानी मूर्ति पूजक लोग थे वो लोग, जो आज भी हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा गुण है। आज भी हम मूर्ति पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त वो नाग, सूर्य, ऐसे प्राकृतिक देवी देवताओं को भी, उनकी भी पूजा करते थे। पक्षियों की भी पूजा करते थे। बहुत सारे हवन कुंड भी मिले हैं, शायद इनमें यज्ञ भी किए जाते होंगे, ऐसा इतिहासकारों की राय है। हड़प्पा के लोग भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते थे और जादू टोनों का भी आश्रय लेते थे। ठीक है, उनकी जो हमें क्या कहते हैं, ममीज़ मिली हैं, ममीज़ नहीं कहा जा सकता उनको, जो उनके हमें शव मिले हैं, दफनाए हुए शव, उनके साथ जो वस्तुएं मिली हैं, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि वो लोग मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी विश्वास करते, यानी पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। और पुनर्जन्म आज भी हिंदू धर्म की एक विशेषता। कुल मिलाकर के हमारा जो आज का हिंदू धर्म है, उसका जो प्राचीनतम रूप हमने देखना हो तो हमें वो सिंधु घाटी के लोगों के धर्म में दिखाई देता है। तो ये तो था धार्मिक जीवन। अब है सामाजिक जीवन। सोशल लाइफ कैसी थी उनकी? जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोशल लाइफ में हमें सबसे पहले उसकी जो इकाई है, समाज की जो इकाई है, उसके बारे में जानना होता है, और वो होती है समाज की इकाई, हम परिवार को मानते हैं। तो हड़प्पा के समाज की मुख्य इकाई परिवार थी। उस समय परिवार संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार मीन्स जिसमें बहुत सारी पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते थे। इसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। क्योंकि बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान मिले हैं जहाँ पर बड़े बड़े परिवार रहते थे, ये इतिहासकारों की राय है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में प्राप्त बहुसंख्या में स्त्रियों की मूर्तियों के आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था, यानी मातृ प्रधान समाज था। यानी घर की मुखिया के रूप में जो बुजुर्ग महिला होती थी घर की, उसको सम्मान प्राप्त था। यानी अगर हम ये भी ना माने तो हम इतना जरूर मान सकते हैं कि स्त्री को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था, इसके बारे में भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। शासक वर्ग था, धनी वर्ग था, मध्यम वर्ग था, निम्न वर्ग था।
और संभवतः शासक वर्ग जो है वो अच्छा जीवन व्यतीत करते होंगे और निम्न वर्ग के लोग थोड़ा गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे, झोंपड़ियों में रहते होंगे, ऐसा इतिहासकारों की राय है। क्योंकि हमें सिंधु घाटी के अवशेष, वैसे तो जो ठोस अवशेष हैं वो तो हमें मिले हैं, लेकिन व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, उनके बारे में जानकारी बहुत कम जो है वो प्राप्त हुई है। उनका भोजन कैसा था? पुरातत्वविद जले हुए अनाज के दानों और बीजों की जो अवशेष उन्होंने खोजे हैं, उनके अनुसार ये कहते हैं कि लोगों के भोजन भी कई तरह का था। ये लोग गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, इस तरह के अनाज का प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो हड्डियाँ मिली हैं वहाँ पर अवशेषों के रूप में, जिसमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं, ये सब पालतू जानवर थे। इनके अतिरिक्त कुछ जंगली जानवरों जैसे वराह, हिरण और घड़ियाल की हड्डियाँ जो हैं वो भी हमें वहाँ अवशेषों के रूप में मिली हैं। तो कुल मिलाकर के सिंधु घाटी के लोग मांसाहारी भी हुआ करते थे, शाकाहारी तो थे ही। तो ये चीज़ हमें ये ध्यान में अवश्य रखनी है कि लोगों का जो भोजन था वो मांसाहार उसमें मुख्य भूमिका निभाता था। वस्त्र कैसे थे उनके? हड़प्पा सभ्यता के लोग अनेक प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जिनमें सूती, ऊनी वस्त्र प्रमुख हुआ करते थे। स्त्रियों तथा पुरुषों के वस्त्रों में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ करता था। स्त्री और पुरुष 3 तरह के वस्त्र से अपने शरीर को ढकते थे। निचले भाग में स्त्रियां लहंगा डालती थीं। ऊपरी भाग में वो एक चादर या दुपट्टे की, एक लंबा दुपट्टा जो था उसका प्रयोग करती थी, और सिर पर वो एक विशेष वस्त्र पहनती थी जो पंखे की तरह उठा हुआ होता था। पुरुष धोती, ऊपरी भाग के लिए एक चादर और शॉल का प्रयोग करते थे। उसमें रंगीन और सादे दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता था। और हमें अवशेष के रूप में अनेक प्रकार के तकले, सुइयाँ प्राप्त हुई हैं, यानी लोग सूत कातना और कपड़ों को सीना जानते थे। आभूषणों का बहुत ज़्यादा शौक था उनको, चाहे वो पुरुष या स्त्री कोई भी हो। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जिसे वो अलंकृत ना करते हों। आभूषणों में हार, चूड़ियाँ, कड़े, अंगूठी, बाजूबंद, नथनी, पाजेब, कानों की बालियाँ। धनी लोगों के आभूषण सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों और हाथी दांत के बने होते थे, जबकि गरीब लोग तांबे जैसे धातुओं के और हड्डियों के भी आभूषण पहना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग हार श्रृंगार के बहुत शौकीन थे। स्त्रियां लंबे बाल रखने, विभिन्न प्रकार के जूड़े और चोटी बनाने की भी शौकीन थी। वे बालों को संवारने के लिए दर्पण, कंघी और विभिन्न प्रकार के पिनों का प्रयोग भी करती थी। हमें खुदाई के दौरान तांबे के दर्पण, हाथी दांत की कंघियाँ मिली हैं। इसके अलावा अनेक श्रृंगारदान भी मिले हैं जो हाथी दांत के से निर्मित होते थे। स्त्रियां आधुनिक स्त्रियों की तरह काजल, लिपस्टिक, पाउडर, सुगंधित तेलों इत्यादि का भी प्रयोग करती थी। यानी कुल मिलाकर के उस समय के जो पुरुष और स्त्रियां थी वो आधुनिक लोगों से किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। पुरुषों में दाढ़ी और मूंछ रखने का भी रिवाज था, और वो लोग क्लीन शेव्ड भी हुआ करते थे। कुछ पुरुष पगड़ी भी बांधते थे। पुरुष भी अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए काजल का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के साधन कैसे थे उनके? वो अपना मनोरंजन कैसे करते थे? वो लोग शतरंज और चौपड़ खेलने के बहुत शौकीन थे। शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना, पशु पक्षियों को पालना, उन्हें आपस में लड़वाना, ये उनके प्रमुख साधन थे। इसके अलावा नृत्य और संगीत में उनको विशेष रुचि थी। ढोल, वीणा इत्यादि वाद्य यंत्र हुआ करते थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ, गाड़ियाँ, सीटियाँ, झुनझुने, अनेक प्रकार के खिलौने भी तैयार किए जाते थे। अब है कि उनका संस्कार, अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया करते थे, मृतकों का संस्कार कैसे किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में शवों के विसर्जन की 3 प्रकार की प्रथाएं थी। वो लोग शव को जलाते भी थे और दफनाते भी थे, और खुले स्थान पर भी छोड़ करके रख करके आ जाते थे।
जो दफनाई हुई जो शव मिले हैं हमें, उनके ऊपर कब्र भी बनाई जाती थी। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक काल की तरह तीनों प्रकार के संस्कार जो थे वो प्रचलित थे। तो ये था उनका धार्मिक जीवन। अब है राजनीतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर हमें ध्यान रखनी होगी कि इतने बड़े नगरों का संचालन, उनकी जो मैनेजमेंट थी, प्रबंधन था, वो किसी न किसी संगठन के द्वारा अवश्य किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग या हड़प्पा के नगरों की व्यवस्था को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनका जो संगठन था वो राजाओं द्वारा जो था वो चलाया जाता होगा। हड़प्पाई समाज के राजा द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। उस समय के शासक जटिल फैसले लिया करते थे, उन्हें कार्यान्वित भी करते थे। अनुशासन, विशेष रूप से उसका अनुशासन का पूरा ध्यान रखा जाता होगा, तभी तो वो लोग इतने बड़े शहरों की व्यवस्था को संभाल पाए होंगे। तभी उन्होंने भवन निर्माण योजना, सड़कों और गलियों का प्रबंध जो था उसमें उन्होंने सफलता पाई। हड़प्पा सभ्यता का शासन प्रबंध बहुत कुशल होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा साम्राज्य के उत्तरी और दक्षिण भागों की दो राजधानियों के रूप में विद्वानों की राय है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों स्थानों में दुर्ग या किले जो थे वो बनाए गए थे, जहां से शासक राज्य करते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक भवन भी हमें मिला है, जो संभवतः चुने हुए सदस्यों का सभा स्थल था। नगरों का प्रबंध, अन्नगारों की व्यवस्था और व्यापारिक नियम हड़प्पा सभ्यता के कुशल शासन प्रबंध का स्पष्ट प्रमाण थे। युद्ध करने के क्या तरीके थे, क्या हड़प्पा के लोग युद्ध के बारे में जानते थे, ये भी हमें यहाँ पर जानना आवश्यक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। ये विशेषकर हमने याद रखना है कि हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। वे तलवारों, ढालों और कवचों का प्रयोग नहीं करते थे। उनके मुख्य शस्त्र बर्छे, कुल्हाड़ियाँ, तीर कमान और चाकू तो थे, लेकिन उनका युद्धों में बहुत कम प्रयोग किया जाता था। ये शस्त्र तांबे तथा कांसे के बने हुए होते थे। यहाँ ये बात आपने ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे की धातु के औजार और शस्त्र जो थे वो हमें मिले हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्तन मिले हैं। हम ये कह सकते हैं कि कांसे की धातु का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और इसी वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेषकर आपने ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अच्छे शस्त्रों के अभाव के कारण हड़प्पा निवासी विदेशी आक्रमणों का सामना नहीं कर पाए थे और यही उनके पतन का प्रमुख कारण भी बना था। तो ये था हड़प्पा के सभ्यता के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।